नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। रात के 10 बज चुके हैं। तो 10 अगस्त भी है आज, और हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 234 यानी 234 लेकर के। और वैसे कहने को आज गुरुवार भी है। हमेशा की तरह ग्रुप इन्फो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हो चुका है, जिसमें तमाम साप्ताहिक गतिविधियां बताई जाती हैं रिकॉर्डिंग क्लब की। और ऐसे ही द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से रिकॉर्डिंग क्लब के बनने से पहले, बनने के बाद, बनने के दौरान और कुल मिलाकर के अब तक की जो गतिविधियां रही हैं वो बताने का प्रयास किया जाता है। ऐसा ही कल का प्रयास आप सबको पसंद आया तो बेहद शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मुझे उम्मीद भी थी कि ये जो घटना है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, कहीं ना कहीं आप सब इससे प्रभावित ज़रूर होंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा कल भी मैं कह रहा था, आज फिर वही मेरे सामने धर्म संकट है। ऐसी बातें बताने से कई बार मन बड़ा उद्वेलित हो उठता है कि हम हमारे ही समाज के बारे में ऐसी बातें करने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं, ऐसी नौबत क्यों आती है। हमारा छोटा सा समाज, और उसमें भी हम इतने अलग अलग भागों में बंटे हुए हैं, और हम अपने ही समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की काट करने में लगे रहते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ अगर हम खड़े नहीं रह पाते हैं तो कम से कम जो काम कर रहा है उसको परेशान करने का भी फिर हमको कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब होता है, और मुझे लगता है शायद हम में से कोई बचा हुआ नहीं है इस चीज़ से। आज अगर मैं भी ये कहूँ कि किसी ने ऐसा किया हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं आज उन सब बातों को याद करके, उन सब बातों को आपके सामने रख करके, बता करके, मेरे भी मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति कोई ना कोई ऐसी भावना घर कर गई होगी या घर कर गई है, जो नहीं होना चाहिए। आदर्श स्थिति में तो ठीक है, जिसका जो कर्म था उसने वो किया, भूल जाना चाहिए। लेकिन मैंने उनके बारे में क्या राय बनाई, क्या नहीं बनाई, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरी यात्रा में कौन कौन सी दुश्वारियाँ, कौन कौन सी परेशानियाँ पेश आई। तो बहरहाल कोशिश तो मैं खुद अपने लिए यही करता हूँ कि जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था, नेक ने तो नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, अपने अपने आईने में सबने पहचाना मुझे। तो जिसने जो किया वो उसका कर्म था। किया भी कि नहीं किया, किया तो क्यों किया, ये सब बातें हमें ईश्वर के लिए छोड़ देनी चाहिए। लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं है। रह रह करके जब अपने खुद पर आती है ना, तो फिर सारे आदर्श, सारे सिद्धांत धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ, दूसरों के बारे में हो तो यूँ अपन लेक्चर दे सकते हैं कि अरे यार ऐसा हो जाए, वैसा करना चाहिए, मतलब ज़्यादा मत सोचिए, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन खुद पर जब आती है
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोझ तो आता ही है। बहुत मुश्किल है कि किसी पर ना आए। ऐसा अक्सर आम तौर पर होता रहता है कि बहुत लोग ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान देते भी हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर जब खुद पर आती है तो फिर थोड़ा सा मन उदास, थोड़ा सा मन परेशान, थोड़ा सा मन विचलित ज़रूर हो जाता है। किसी का भी हो सकता है। तो मैं खुद भी अपने आप को इससे अलग नहीं रखना चाहता हूँ। मैं भी आम इंसान ही हूँ, साधारण सा इंसान हूँ, छोटा सा इंसान हूँ। तो यकीन मानिए दोस्तों, मुझे तो भाई उस समय मई 2019 में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत गुस्सा भी आया था। और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या कर सकता हूँ ऐसी परिस्थिति में, क्या मुझे क्या करना चाहिए। यकीन मानिए, ये कहानी तो मैं आज सुना रहा हूँ 2023 में, 4 साल बाद, लेकिन मन ऐसा किया था कि मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ बक दूँ, सब कुछ बयां कर दूँ, क्योंकि ले दे करके व्हाट्सएप ग्रुप ही तो था जिस पे कुछ कहा जा सकता था। फिर सोचा कि चलो कहानी जब आएगी तब बताएंगे। और देखिए, कहानी बताने का समय आते आते 4 साल निकल गए। मैं जानता हूँ आप सब बेचैन हैं, बेसब्र हैं ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। बड़ी मुश्किल से तो आप लोग कहानी सुनते हैं, तो मैं भी फिर आप सबको परेशान करने का कोई मौका चूकना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए इतनी देर इधर उधर की बातें कर ली। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये बातें इधर उधर की नहीं है, हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। वो बात एक अलग है कि हम सब कितना उसको अपने जीवन में उतारते हैं। लेकिन खैर, करेंगे इस पर कभी बात कि हमें विचलित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना तो क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए ये मंच बड़ा महत्वपूर्ण है रिकॉर्डिंग क्लब का, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को बताने का। तो साहब, लक्ष्मण मेवाड़ा और संदीप त्रिवेदी दोनों परेशान, दोनों ने आपस में बातचीत करी। इस बीच में जो हम कर सकते थे वो हमने सब कर लिया। नंद किशोर से भी पूछ लिया, उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। और जो व्यक्ति एक्टिव नहीं था, जिस व्यक्ति को कोई काम नहीं सौंपा था, जो व्यक्ति कुछ कर भी नहीं रहा था या उससे कुछ करवाया भी नहीं जा रहा था, तो उसके बारे में ख्याल आया नहीं। लेकिन बातों बातों में लक्ष्मण भाई ने ये आशंका व्यक्त की कि यार सर, हो न हो ये काम ऐसे किसी व्यक्ति का हो सकता है। यार मैंने कहा भाई, वो व्यक्ति क्यों करेगा यार, उसको क्या लाभ। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है सर, इस दुनिया में सब कुछ संभव है। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ संभव है। तो फिर ऐसे में अचानक याद आया कि एक नए साथी जुड़े हैं हमारे साथ, जिन्होंने साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम, इस सब पर कोर्सेस भी किए हुए हैं। और जैसा कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बता रखा है, उसके अनुसार तकनीक में काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो मैंने कहा ऐसे व्यक्ति की मदद ली जानी चाहिए, आज अवसर भी है। हालांकि तब तक बहुत ज़्यादा परिचय था नहीं, परिचय सिर्फ इतना था तब तक कि 2017 में करीब वो उदयपुर कन्वेंशन के आसपास जुड़े होंगे ग्रुप में। उसके बाद 2018 में उन्होंने अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग क्लब को एक पेशकश करी
मोबाइल फ़ोन देने की। उसके बाद फरवरी 2019 में उनकी इच्छा हुई कि जो मराठी अखबार प्रस्तुत किए जा रहे हैं संदीप भाई आपके माध्यम से, अगर आप चाहें तो मुझे सिखा दीजिए, मैं उनको बनाता हूँ। तो ये और अच्छी बात थी। उनको मराठी अखबार कैसे ऑडियो तैयार करना है ये सब उनको बताया गया। किस किस तरीके से बनाया जाता है, कितना समय लगता है, और उनकी रुचि को देखते हुए मेरे लिए भी बड़ा अच्छा था कि भाई मेरा भी काम थोड़ा आसान हो। तब तक आदरणीय सूर्य सर भी छोड़ चले थे महफिल को, तो मुझे भी किसी मजबूत व्यक्ति की तलाश तो थी ही थी। और ऐसे में मुकेश जी मजबूत व्यक्ति बन कर के सामने आ रहे थे धीरे धीरे। मुकेश जैन सर की बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने पिछली कहानी पर उन्हीं के बारे में चर्चा छोड़ी थी। और मुकेश जैन सर के बारे में और बहुत ज़्यादा मुझे कुछ कहने की शायद आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना मैं कहूँगा उससे कई गुना ज़्यादा आप जानते ही हैं। तो दैनिक दिव्य मराठी, और दिव्य मराठी ही एक्चुअली मेरे द्वारा उस समय दिव्य मराठी अखबार तैयार किया जाता था फरवरी 2019 तक, और वो तैयार करके ग्रुप में भेजा जाता था ऑडियो फॉर्मेट में, टीटीएस की वॉइस में। उसका अनन्या शायद टीटीएस का नाम था, अनन्या टीटीएस की आवाज़ में। तो जैन सर वो काम करने लगे। उसके बाद से अब मई 2019 में जब संकट सामने था, तो फिर मुकेश जी को याद करने का मन हुआ। थोड़ा बहुत शायद लक्ष्मण भी मुकेश जी के बारे में जानते होंगे, या ग्रुप के माध्यम से ही जानते रहे होंगे, हो सकता है, जो भी है। उन्होंने भी सहमति व्यक्त की कि हाँ सर उनसे बात कीजिए। तो मैंने जैन साहब को बात करी, सारी स्थिति बताई जैन साहब को। जैन साहब ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा और अपने सारे घोड़े खोल दिए। जहाँ जहाँ भी वो भी जिसकी मदद ले सकते थे उन्होंने ली, और रिज़ल्ट एक नंबर, एक फ़ोन नंबर की शक्ल में सामने था। अब वो कैसे उन्होंने निकाला, या उन्होंने पूरा नंबर निकाला या नहीं निकाला, या कुछ और इसमें कहानी रही है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे आज जो याद आ रहा है वो ये याद आ रहा है कि उन्होंने ये बताया कि संदीप भाई और तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर कैसे ये डिलीट हो गए ये सब। लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद एक नंबर पता चल पा रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है कि कुछ अंक थे या पूरा नंबर था, जो भी था। लेकिन उस नंबर को जब डिकोड किया गया, जब उस नंबर की तह तक गए, तो लक्ष्मण भाई ने तुरंत बताया कि ये तो भाई स्वरूप जी का नंबर है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, वो नंबर मेरे पास था नहीं स्वरूप का। कहानी बिल्कुल आईने की तरह साफ थी। समझा जा सकता है कि क्या हुआ होगा, फिर भी मन मानने को तैयार ही नहीं था दोस्तों। बार बार ये प्रश्न जहन में आ रहा था कि जिस व्यक्ति ने YouTube चैनल बनाया, जिस व्यक्ति ने खुद पासवर्ड बनाया, जिस व्यक्ति ने आगे होकर के पहल की, भला वो व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। और आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, अगर उसने उठाया है तो। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तथ्य पर आधारित होती हैं। अब उनमें सत्य कितना हो ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन तथ्य ये था कि YouTube चैनल का पासवर्ड 3-4 लोगों के पास था, उनमें से वो भी एक थे। रिकॉर्डिंग क्लब YouTube चैनल पर इंग्लिश के आदरणीय कमल शर्मा सर के जितने वीडियोस थे वो सब डिलीट कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त
बहुत सारे महत्वपूर्ण और वीडियोस डिलीट कर दिए गए थे, और पता नहीं उस डिलीट करने वाले को शायद सारे वीडियो डिलीट करना आए नहीं, वरना तो वो सारे डिलीट कर देता, या फिर उसको इतना ही नुकसान पहुंचाना था। कुछ भी हो सकता है जानबूझ करके उसने थोड़ा ही नुकसान पहुंचाने का विचार रखा हो। तो ये तथ्य तो था कि हुआ है गड़बड़। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों किया, अब इन बातों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब था नहीं। बहरहाल यहाँ पर जैसे ही नंबर मिला तो पहला काम जो किया गया वो ये मुकेश जी ने ही किया कि संदीप सर इसका पासवर्ड चेंज करते हैं। मैंने कहा ठीक है कीजिए, और आप यकीन मानेंगे दोस्तों, वही बात आ जाती है विश्वास वाली। 2019 में मई में जैन साहब ने रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल का जो पासवर्ड बना करके मुझे दिया था, क्योंकि मैं ईमेल आईडी और पुराना पासवर्ड तो उनको दे ही चुका था, वो पासवर्ड आज तक चल रहा है। आज तक उस पासवर्ड को हमने कभी नहीं बदला, कभी भी नहीं। सोचिए बात। तो पता नहीं मेरी आदत ख़राब है या क्या है, मैं ऐसे ही हूँ। लेकिन भगवान की दया से उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और बाकी जो कुछ है वो आप सबके सामने है। लेकिन वो पासवर्ड आज तक चल रहा है जो जैन साहब ने उस समय बनाया। तो स्वरूप से बात की गई, फ़ोन लगाना तो लाजमी था। मैंने अगले दिन शायद सुबह सुबह फ़ोन लगाया 9-10 बजे के आसपास, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया सर। मैंने कहा भाई ये अब तुमने किया या नहीं किया ये तो तुम जानो, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ स्वरूप भाई, और मैं इसको पब्लिक में लेकर के आऊँगा। ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने कहा कि भाई मैं इसको सबके सामने लेकर के आऊँगा, जैसा हुआ है जो हुआ है। मुझे नहीं पता किसने किया, कैसे किया, क्या किया, लेकिन जो कुछ तथ्य है वो मैं प्रस्तुत ज़रूर करूँगा। यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप ये मत बताना, ऐसा मत करना। तो फिर संदेह उत्पन्न हुआ कि यार अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें दिक्कत कहाँ है, तुम्हें परेशानी क्या है। लेकिन ठोस कोई प्रमाण मेरे पास भी नहीं था इस नंबर के अलावा, और वैसे तो इस नंबर से बढ़कर के किसी और प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन इस बात से ज़रूर उसको काफ़ी क्या कहना चाहिए, मन में डर लगा कि ये बातें आ गई तो क्या होगा, मेरी साख का क्या होगा, वगैरह वगैरह जो भी है। मैंने कहा भाई अगर आपने नहीं किया है तो ठीक है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हुआ है वो तो अच्छा नहीं हुआ दोस्त। और वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद न तो मैंने कोई कभी संपर्क किया, न मैंने किसी तरह का संपर्क रखा, और शायद रखूँगा भी नहीं। वही बात जो मैं शुरू में कह रहा था कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी प्रभावित होता हूँ हमारे अपने लोगों से, ऐसे लोगों से जिनको रिकॉर्डिंग्स भी दी, बुक्स भी दी, ऑडियोज़ भी दिए, बुक्स रिकॉर्ड करके भी दी, जहाँ अपनी तरफ से अगर कुछ कर सकते थे तो वो भी किया, एक छोटे भाई की तरह माना। आज भी मन तो नहीं मानता है कि यार ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जो भी था हुआ था। तो ऐसी परिस्थितियों में अब यहाँ पर लक्ष्मण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसने कहा कोई बात नहीं सर, जो हुआ सो हुआ, आप दोबारा से वो वीडियोस मुझे बना करके दीजिए, अपलोड करने का काम मैं करता रहूँगा। तो वही जो मैंने कल कहा था कि अच्छे कामों के लिए लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन
बस कहानी को मैं इतना सा टच दे देता हूँ कि आज कोई न कोई ऐसे ही किसी कारण से लक्ष्मण मेवाड़ा, जिन पर इतना भरोसा था, जो इतने समर्पित थे, सक्रिय थे, जो ये कहते थे कि रिकॉर्डिंग क्लब ने मुझे बोलना सिखाया है, जिसने मुझे खुद ये कहा था कि ब्लाइंड फील्ड में मेरा बहुत लोगों से संपर्क नहीं, शुरुआती लोगों में से आप हैं संदीप जी जिनसे मेरा संपर्क हुआ। और जब वो बीए फाइनल में थे तब उनको स्टडी मटेरियल भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का प्रोवाइड करवाया गया, बावजूद इसके वो रिकॉर्डिंग क्लब के साथ नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा था ना कि जो अच्छा योगदान है, जो काम किया है किसी ने भी, चाहे थोड़ा सा भी किया है, तो उसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए। हाँ, उनके मन में, किसी के भी मन में कुछ भी हो, कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब को यहाँ तक पहुँचाने में जो योगदान है, उस योगदान को याद ज़रूर किया जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने वो वापस वीडियोस अपलोड किए और जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अगले 1-2 महीने के अंदर कर ली गई। और उसके बाद तो सतर्क हो गए। आज तो काफ़ी अच्छी मतलब स्थिति में है, जैसी भी स्थिति में है रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल। वैसे यहाँ पे तो बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के ट्विटर अकाउंट और पता नहीं क्या क्या हैक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैक हो जाती है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है और ऐसा कोई दावा भी नहीं किया जा सकता कि आगे कुछ ऐसा होगा ही नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है। खैर, अब इस कहानी के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। कुछ और लोगों से भी बात हुई बाद में फ़ोन पर इस घटना के को लेकर के, तो कई लोगों का, ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि हाँ, आप किसी भी व्यक्ति से या इस तरह के व्यक्ति से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी। कन्वेंशन का काम न देना, फॉर्म क्रिएट नहीं करवाना, इम्पोर्टेंस नहीं देना, पासवर्ड का होना, ये सब, और नंबर का मिलना, ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि हो न हो कुछ तो हुआ है। तो बहरहाल आज अब कोई बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है इन सब बातों का, लेकिन बस रिकॉर्डिंग क्लब की यात्रा में एक मोड़ रहा, एक परिस्थिति रही जब कुछ दिन ही रह गए थे जाने को आबू, तब की ये परिस्थितियाँ रही। अब अजमेर में इस कन्वेंशन को लेकर के और बाकी क्या तैयारियां की गई, किस किस तरीके से की गई और क्या क्या मुश्किलें पेश आई, ये सब आने वाले अंक में चर्चा करूंगा। आज तो बस इतना ही, अनुमति दीजिए। मिलते हैं फिर कल। शुभ रात्रि।